नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को भी आई थिंक पता चल गया होगा कि मतलब संस्कृत विभाग जो है उसने जारी कर सिलेबस। तो आप लोग देख सकते हो राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी जो है वो स्कूल लेक्चरर संस्कृत एजुकेशन, ये संस्कृत विभाग की जो व्याख्याता की भर्ती है ना, उसका पाठ्यक्रम है। और साथ ही साथ में उन्होंने द्वितीय श्रेणी का भी जारी कर दिया है। पाठ्यक्रम जारी करके मतलब बहुत अच्छा कार्य किया। और पाठ्यक्रम के साथ साथ में उन्होंने अंक विभाजन भी कर दिए कि किस जो कौन सा जो पार्ट है उसमें से कितने आएंगे। जैसे देखिए 3 पार्ट होते हैं। एक तो है अपने सामने उच्च माध्यमिक, ठीक है, मतलब 12वीं तक का स्तर है। दूसरा पार्ट दिया है अपने स्नातक स्तर है। तीसरा पार्ट दिया है अपने स्नातकोत्तर है। और चौथा पार्ट अपने दिया है साइकोलॉजी, ठीक है। तो अब देखिएगा आप लोग, 1 मिनट में आपको दिखलाता हूँ। इसमें क्या है कि स्पष्ट लिखा हुआ है कि नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट यानी सीनियर सेकेंडरी लेवल का, सीनियर सेकेंडरी मतलब उच्च माध्यमिक 12वीं तक के 110 मार्क्स के मतलब 55 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। फिर नॉलेज ऑफ द ग्रेजुएशन, इसमें भी 55 प्रश्न आएंगे, मतलब 55 और 55 110 क्वेश्चन। अब नॉलेज ऑफ द पोस्ट ग्रेजुएशन, इसमें से 20 आएंगे, 110 और 20 130। और साइकोलॉजी 30 क्वेश्चन आएंगे। तो अब देखिएगा आप लोगों के सामने है कि 150 जो क्वेश्चन आएंगे, उन 150 क्वेश्चनों में से 55 तो आएंगे कक्षा 12 से ऊपर ऊपर जो है ना, उच्च माध्यमिक स्तर वहां तक के। फिर ग्रेजुएशन बीए लेवल के आएंगे 55, 110 हो गए। फिर ये 10 क्वेश्चन 20 मार्क्स के हैं, ये 10 क्वेश्चन यानी पोस्ट ग्रेजुएशन के आएंगे 10 क्वेश्चन, तो 110 और 10 120 हो गए। 30 क्वेश्चन आएंगे साइकोलॉजी के, 150 क्वेश्चन हो गए, टोटली 300 अंकों के आएंगे। अब आपको मैं विस्तार से इनके बारे में बताता हूं कि कौन से विभाग से कौन से पार्ट से कितने प्रश्न आएंगे। तो पहला पार्ट है अपना उच्च माध्यमिक स्तर, आप सभी लोग देख रहे हैं। तो उसमें संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, कहने का मतलब है व्याकरण, पर्यायवाची, विलोम शब्द, समश्रुत, भिन्नार्थक, अनेकार्थक, वाक्यांश के लिए एक शब्द, शुद्धिकरण, वाक्य शुद्धि, वो वाला, अर्थशास्त्रीय पत्र, विज्ञप्ति, परिपत्र, निविदा, ज्ञापन, अधिसूचना, ठीक है। फिर मुहावरे, लोकोक्ति, अपठित गद्यांश, फिर जनसंचार के माध्यम से तत्संबंधी लेखन यानी समाचार पत्र वगैरह होते हैं ना, फीचर वगैरह, कहानी वगैरह, नाटक वगैरह, निबंध वगैरह, वो वाला, कहानी, वार्ता, रिपोर्टाज, ये वाला, ठीक है। इतना। इसी के साथ में देखिएगा, साथ में काव्य शास्त्र है, शब्द शक्ति में तीनों अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, अलंकारों में यमक, शलेष, रूपक, उत्प्रेक्षा, छंदों में दोहा, चौपाई, उल्लाला, हरिगीतिका, गीतिका, ये है रोड़ा, तीनों गुण दे दिए हैं। और काव्य के रसावय, स्थायी भाव वगैरह, अनुभाव वगैरह वो दे दिए। तो यहां तक का जो पोर्शन है उच्च माध्यमिक वाला, इसमें से 55 क्वेश्चन आएंगे। यानी यहाँ पर पहले किताबें भी हुआ करती थी तो 25 क्वेश्चन किताबों के आते थे, और 30 के करीबन ये जो व्याकरण वगैरह है, काव्य शास्त्र वगैरह, इनके सभी के आया करते थे। अब सिर्फ और सिर्फ काव्य शास्त्र और व्याकरण के मिला के 55 आएंगे। कहने का मतलब है 25 26 के बीच में आ जाएंगे, ठीक है ना। दोनों के व्याकरण, वैसे देखा जाए तो दोनों व्याकरण ही होती है, काव्य शास्त्र भी साहित्य की व्याकरण ही होती है। तो इन दोनों में से ही आएंगे। किताबें अपन को एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ती थी, उनके बजाय ये दोनों चीजें पहले पहले भी पढ़ते थे। अब किताब हटा करके सिर्फ यही दो रखी हैं, तो थोड़ा तो फायदा हुआ ना, समय भी बचा है, ऊर्जा भी बची है, और मार्क्स भी उतने ही, कोई नुकसान नहीं है। अब स्नातक स्तर है, इसमें इतिहास थोड़ा सा गहराई में पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा क्या, थोड़ा ठीक से गहराई में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 55 क्वेश्चन ओनली फॉर इतिहास से आएंगे। जैसे इतिहास लेखन की परंपरा, इतिहास ग्रंथ यानी कौन सा ग्रंथ किसने लिखा है, हिंदी साहित्य का आरंभ, काल विभाजन, नामकरण वगैरह वो। तो एक प्रश्न तो पक्का है नामकरण से संबंधित, एक हिंदी का प्रथम कवि वगैरह कौन है उनसे संबंधित वो आएगा, ठीक है। हिंदी का मतलब प्रथम कवि किसको किसने माना है, इसका नामकरण किसने दिया है, इस प्रकार के प्रश्न। ये ग्रंथ किसका है, इस प्रकार के प्रश्न, ठीक है ना। अब आदिकाल से संबंधित देखिएगा, प्रमुख रचनाएं तो आएंगी आएंगी, प्रवृत्तियां आएंगी, साथ में रचनाकार और उनका परिचय, खास तौर से चंद बरदाई और नरपति नाला, जो कि दोनों मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से खूब गहराई में जाकर के आपको करवाए हैं। आप लोग प्लेलिस्ट के माध्यम से एक बार वीडियो अगर किसी विद्यार्थी ने नहीं देखा तो जरूर देखेगा और नोट भी कीजिएगा उसको। उससे बाहर इन दोनों से कुछ भी नहीं आएगा। आई थिंक अधिकांश तो क्या है कि चाहे कैसा भी पेपर हो,
चंद्रप्रदायी से संबंधित तो प्रश्न आएगा ही आएगा, क्योंकि चंद्रप्रदायी का जो पृथ्वीराज रासो है वो हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है, और वो भी मानने वाले आचार्य शुक्ल हैं, और साथ ही साथ में शुक्ल ने इसको अप्रमाणिक भी माना है। तो प्रश्न इनसे पक्का पूछा जाएगा। ठीक है। आदिकाल के अन्य भी रचनाकार हैं, जैसे सिद्ध है, नाथ है, इस प्रकार से जो भी अलग अलग विभाजन किया ना, लौकिक साहित्य के रूप में देखा जाए तो उनमें भी, तो उनके जैसे खुसरो है, विद्यापति है, उनसे संबंधित भी प्रश्न पूछे जाएंगे। और प्रथम रचना कौन सी है, प्रथम कवि कौन सा है, इस प्रकार के प्रश्न वो यहाँ से अक्सर पूछे जाते हैं। वही स्थिति होती है भक्ति काल के साथ में। तो भक्ति काल का उद्भव और विकास की कैसे हुआ, साथ ही साथ में संत काव्य के प्रमुख कवि, उनकी रचनाएं, दादू और कबीर को खास तौर से याद करना है, कुछ भी पूछा जा सकता है इन दोनों के बारे में। तो इन दोनों को बहुत अच्छी तरीके से मैंने करवाया, आप लोग पढ़ सकते हैं, काफ़ी विद्यार्थी पढ़ के लाभान्वित भी हुए हैं। सूफी काव्य में वही स्थिति है, कुछ भी पूछा जा सकता है, परंतु जायसी और मंझन के बारे में खास तौर से पूछा है। वही राम भक्ति शाखा में तुलसीदास जी के बारे में खास तौर से पूछा है। कृष्ण भक्ति धारा में सूर, मीरा और नंददास, इनके बारे में मैंने जितनी जानकारी होनी चाहिए वो सब आपको करवाई है, अभी लेटेस्ट में ही करवाई है। काफ़ी गहराई में जा करके इनकी पंक्तियां वगैरह, इनके बारे में जो पहले के पूछे गए प्रश्न वगैरह, वो सब बातें मैंने बतलाई हैं आप लोगों को, तो वो आप लोग जरूर पढ़िएगा। अब रीतिकाल से वही स्थिति है कि रीतिबद्ध, रीति मुक्त, रीति सिद्ध और तात्कालिक सामान्य की जो प्रवृत्तियां हैं, रीति का उद्भव वगैरह, विकास, वो सभी, और देवभूषण बिहारी और गणानंद, इन चारों के बारे में कुछ भी पूछा जा सकता है। ये चारों बहुत अच्छी तरीके से मैंने करवाए हैं। करीबन 1.25 घंटे का वीडियो था। पढ़ाते पढ़ाते जैसे कि बहुत बुरी प्यास लग गई थी उस दिन मुझे, परंतु फिर भी मैंने आपको वो पूरा एक ही वीडियो में करवाया। मेरा मकसद ये नहीं रहता है कि मैं 2 या 5 मिनट का वीडियो बना दूं और अगले को पागल बनाना है कि ये कर लो वो ठीक है। नहीं नहीं, जानकारी जितनी हो सके उतनी डीपली देनी चाहिए आदमी को। ठीक है, अच्छी तरीके से ये वीडियो आज आप देखिएगा। आधुनिक काल की बात आती है तो आधुनिक काल में देखिएगा, खड़ी बोली, गद्य का विकास, नवजागरण, भारतेंदु युग, समकालीन साहित्यकार, गद्य विधाएं, उद्भव और विकास, वही गद्य विकास, नाटक, एकांकी, निबंध, कहानी, उपन्यास, आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, रेखा चित्र, यानी टोटली हिंदी साहित्य का इतिहास, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रयोगवाद, नई कविता, समकालीन रचनाकार। 55 क्वेश्चन आएंगे। पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास को बहुत ही गहराई से पढ़ना है, खासतौर से आचार्य शुक्ल के इतिहास को। दूसरा इतिहास पढ़ो तो आप लोग बच्चन सिंह का इतिहास पढ़िएगा। ठीक है, ये 2 इतिहास ग्रंथ आपको बहुत ही गहराई में जाके पढ़ने हैं। एक एक पंक्ति इनकी काफी महत्वपूर्ण है। तथ्यात्मक प्रश्न अगला एग्जामिनर यहीं से उठाता है, इन्हीं इतिहास ग्रंथों से, शुक्ल के इतिहास से और बच्चन सिंह के इतिहास से। तो इन दोनों इतिहास ग्रंथों को बहुत ही ढंग से पढ़ना आप लोगों को। अब देखो, ये माथा फोड़ी वाला लफड़ा अब शुरू हुआ है। स्नातकोत्तर में से 10 प्रश्न आएंगे मात्र। एक तो काव्य हेतु, काव्य के लक्षण, काव्य के प्रयोजन, रस निष्पत्ति, साधारणीकरण, ध्वनि, वक्रोक्ति सिद्धांत, अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत, लोरेंस का उदास सिद्धांत, मनोविश्लेषणवाद। ये टोटली मैंने वैसे करवाए हुए हैं, आप लोग प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हो। कबीर ग्रंथावली वही द्वितीय श्रेणी वाली, वही रामचरितमानस, 5 दोहे अलग जोड़े हैं, वो भी मैंने करवा दिए हैं बिहारी के, और साकेत पूरी पढ़ा दिए 9 मिसर के। इसमें कविता क्या है, शुक्ल का निबंध, और शिरीष के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध, साथ में कफन प्रेमचंद की, पुरस्कार जयशंकर प्रसाद की, और यही सच्चा मनु भंडारी के, और साथ ही साथ में हिंदी की उपभाषाएं, बोलियां वगैरह। इसमें से 10 प्रश्न आएंगे, और आप टॉपिक देखिएगा। इसमें से कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 टॉपिक हैं, 10 प्रश्न है। अब पता नहीं किस टॉपिक को छोड़ेगा और किस में से प्रश्न देगा। इनमें से देगा तो बिल्कुल बेसिक देगा, ये गारंटी। इनमें से डीपली नहीं जाएगा, क्योंकि टॉपिक ज्यादा है, प्रश्न कम है, कोई उसको समस्या ही नहीं हो रही है। अब टॉपिक कम हो और प्रश्न ज्यादा हो, जब तो वो अंदर ही अंदर जा करके प्रश्न बनाने की कोशिश करेगा। परंतु यहाँ पर तो बहुत सा कंटेंट पड़ा अगले के सामने, ऊपर से सीधा सीधा पूछ लेगा कि कबीर ग्रंथावली का संपादन किसने कहा, श्याम सुंदर दास ने। फिर रामचरितमानस का प्रथम कांड कौन सा है। इस प्रकार के प्रश्न बनाएगा, बेसिक से, ज्यादा डीपली नहीं जाएगा इनमें से, परंतु पढ़ना बहुत जरूरी है। 10 क्वेश्चन इनमें से भी आएंगे। अब ये मतलब किताबों को हटा करके ये माथाबोड़ी विद्यार्थी के दिमाग पे डाल दिया, बोझ डाल दिया, बस इतना ही किया और कुछ नहीं किया उन्होंने। पढ़ना तो अपनों को देखो पड़ेगा। मैंने तो करीबन करीबन पढ़ा दिया है। कई विद्यार्थियों की शिकायत है, सर बालकांड पढ़ा दो। अब क्या करोगे पढ़ करिए, बालकांड में 450 दोहे हैं, महीने लगेंगे 2, प्रश्न आए तो आए, नहीं भी आए, क्या फायदा हुआ उसका, कोई मतलब वाली बात नहीं है।
आई थिंक उसका सारांश मैं आपको कुछ दिनों में करवा दूंगा, और उस सारांश के माध्यम से आप लोग बालकांड के प्रश्न उससे या तो निकल ही जाएगा, नहीं निकले तो कोई बड़ी बात नहीं है, एक प्रश्न वैसे छोड़ भी सकते हैं अपने, कोई ज़्यादा समस्या वाली बात नहीं है। और साकेत है तो साकेत के जित इतना मतलब मुझे इतना टाइम लगा था कि एक एक घंटे की 10 वीडियो बनाए, 9-10 वीडियो, जब जाकर के ये पूरा हुआ था। और इसमें से प्रश्न आएगा एक, साकेत पे कौन सा पुरस्कार मिला, मंगला प्रसाद पारितोष मिला, साकेत में कितने सर्ग हैं, साकेत की रचना कब हुई, इस प्रकार के प्रश्न, साकेत की जो विषय वस्तु वो कहाँ से ली गई। आई थिंक ऐसे प्रश्न बनाएगा अगला, देख लेना, बेसिक प्रश्न बनाएगा, ज़्यादा डीपली मत जाना। साकेत में फालतू का टाइम खराब करना कोई मतलब नहीं है, ना ही रामचरितमानस में टाइम खराब करने में कोई जरूरत नहीं है। हाँ, बीच दो हैं, आराम से पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। कबीर ग्रंथावली छोटी सी पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। कफन ये वाली, ये भी मतलब अच्छी कहानियाँ है तीनों, ये तो पढ़ लेना, एक एक प्रश्न आ जाएगा इनमें से, या तीनों में से एक आ जाएगा तो भी बड़ी बात है। ज़्यादा से ज़्यादा तो यही सच्चा कहानी है ना इसमें से, और पुरस्कार कहानी है इसमें से प्रश्न आने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है। और अब कवि विद्यार्थी कहते हैं कविता क्या है, निबंध के वस्तुनिष्ठ प्रश्न करवा दो। कविता क्या है, निबंध के अगर वस्तुनिष्ठ प्रश्न मैं करवा भी दूंगा ना आप लोगों को, तो भी ये समझ में नहीं आएगा, पता नहीं शुक्ल जी ने क्या लिखा है। ये शायद मुझे लगता है कि शुक्ल जी ने अपने पांडित्य प्रदर्शन के चक्कर में कुछ ज्यादा ही गहराई में चले गए। अब किसी से पूछ के देख लेना ये कविता क्या, निबंध किसी को समझ में आया क्या आज तक, पता नहीं वो क्या कहना चाहते हैं। अपन पढ़ते जाते हैं, फिर आगे जाते ही पीछे वाला भूल जाते हैं, पता ही नहीं क्या कह गए पीछे। इतनी ज्यादा सूक्ष्मता जिसकी कोई हद ही नहीं है। इतना ही मतलब व्याख्याता बनना होता तो, इतना दिमाग होता तो फिर असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए होते ना। ये साइकोलॉजी है, सही है। तो साइकोलॉजी में तो सब टॉपिक अच्छे से दिए गए हैं, वो ये पहले वाली है। 30 क्वेश्चन आएंगे, स्पेशली फोकस करना भैया, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये वाला पार्ट। 30 क्वेश्चन आएंगे, इसलिए इस पे ज़्यादा फोकस करना, बल्कि उस 10 वाले की बजाय साइको पे ज़्यादा फोकस करना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है व्याख्याता भर्ती के लिए। अब देखिए, फोकस करने के लिए मैं आपको बताऊं, व्याख्याता बनने के लिए आप लोग इस चीज़ का नोट कीजिएगा, स्पेशली फोकस करना। 55 प्रश्न हैं, किसी भी हालत में अपने कम से कम 50 तो इसमें से सही होने ही होने चाहिए, क्योंकि व्याकरण वगैरह अपन पढ़ते आ रहे हैं, समझ रहे हो ना बात को, काव्य शास्त्र अपन पढ़ते आ रहे हैं। 50 हिंदी साहित्य के इतिहास में से सही हो जाए, ठीक है, तो 100 क्वेश्चन हो गए। अब यहाँ से ज़्यादा ना सी 4-5 तो सही हो ही सकते हैं, आराम से हो सकते हैं। 10 में से ये बेसिक आएंगे, हो सकता है 10 में से 10 भी सही निकल जाएंगे कभी कभी, है ना। और कम से कम है ना 20% इसमें 125 प्रश्न का टारगेट लेकर के चलो आप लोग, 125 या 130 के बीच में, तब जाकर के अपना सिलेक्शन के लाइन में अपना खड़े हो सकते हैं, ठीक है ना। 125%। अभी से अगर अपन यही टारगेट बनाते हैं और एग्जाम तक एक शेड्यूल के माध्यम से, एक टाइम टेबल के माध्यम से अगर अपन लोग पढ़ते हैं, तो 125% सही करते हैं, और उधर जीके में अपन 40 से 45 सही करते हैं ना, तो सिलेक्शन 100% है, अन्यथा नहीं होगा। ऐसे रोज रोज ऐसे देखने में कि ये सिलेबस में ये जोड़ दिया, ये घटा दिया, ये वीडियो देख लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। सोशल मीडिया है, टाइम खराब कर रही है, कोई मतलब वाली बात नहीं है। काम की चीज़ें उतना ही देखो और बंद करो फ़ोन को, कोई मतलब नहीं। रिश्ता तोड़ दो कुछ समय के लिए लोगों से, जब सिलेक्शन हो जाएगा तो लोग खुद ब खुद आपसे रिश्ता बनाएंगे, समझ रहे हैं ना बात को। पद और प्रतिष्ठा, पद की ही इज्जत होती है, पद और पैसे की। ये जो दुनियादारी है ना, अभी अच्छी लगती है, कल को जॉब नहीं लगी तो कोई नहीं पूछने वाला इस दुनिया में आपको। इसलिए अपन को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस अभी पढ़ाई पे करना चाहिए। और आप स्वयं मतलब स्वयं विवेकी हो, अच्छे जानकार हो, MA BEd ग्रेजुएशन सब कुछ कर रखा आप लोगों ने, तो ज़्यादा ज्ञान ढोलने की यहाँ पर कोई आवश्यकता भी नहीं है। यही ठीक है। धन्यवाद। अपने मित्रों तक भी शेयर कर देना, और वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों को शेयर कर देना, जिससे क्या है कि और विद्यार्थी भी इससे लाभान्वित हो जाएं। वरना कई कई लोग तो क्या है कि हिंदी साहित्य के इतिहास ही पढ़ते रहते हैं, ऊपर वाला पोर्शन छोड़ देते हैं, और कई होते हैं कि ये नया जोड़ दिया, अरे बाप रे इसमें से तो बहुत प्रश्न आएंगे, इसमें से प्रश्न 10 ही आएंगे, ज़्यादा माथाफोड़ी की आवश्यकता नहीं है। एक एक बार वीडियो सुन लेना, मेरा गारंटी से कहता हूँ कोई प्रश्न गलत नहीं होगा, वादे के साथ है ये बात। ये सारे बहुत अच्छी तरीके से सब चीज़ मैंने करवा रखी हैं। साई को आप अपने हिसाब से नोट्स वगैरह या कोई बुक्स है उससे पढ़ लेना। धन्यवाद दोस्तों।